हेलो एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे संधारित्र के बारे में। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अपन बात करें यहाँ पे संधारित्रों के संयोजन की, तो दो तरह के हैं संयोजन संधारित्रों के। संधारित्रों का संयोजन जैसे मैं कह सकता हूँ एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, जैसा कि अपन 10th क्लास में पढ़ के आते हैं रेजिस्टेंस के लिए, बिल्कुल वैसे ही। तो अपन पहले ले रहे हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन। वैसे मैं बता दूँ श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। जैसे हम संधारित्र को इस सिंबल से दर्शाएंगे, ये इसका सिंबल रहेगा। तो श्रेणी क्रम का मतलब हो गया संधारित्र की प्रथम प्लेट परिपथ से और दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट हो जाएगी वापस सर्किट से। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हम कहेंगे कि इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट टर्मिनल ए हो गया, या अपन कहते हैं बैटरी के प्लस से या परिपथ के एक सिरे से, और सभी संधारित्र की द्वितीय प्लेट परिपथ के दूसरे सिरे से या बैटरी के ऋण टर्मिनल से कह सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अभी अपन फिलहाल एक्सटेंडली बात कर रहे हैं पहले श्रेणी क्रम संयोजन की। तो ले रहे हैं अपन सीधा सीधा फर्स्ट टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन। एक थोड़ा अपन संयोजन ये देख लेते हैं कि भाई अपन संधारित्रों का या प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। कई बार ऐसा पूछते हैं, जैसे संधारित्रों के लिए पूछ लिया कि भाई संधारित्रों के संयोजन की क्या आवश्यकता पड़ी। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अपने पास में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं अलग अलग वैल्यूज़ के, लेकिन उनमें से कोई भी वैल्यू जो हमें इच्छित है, हमें चाहिए, वो नहीं है, तो अपन उनका एक कॉम्बिनेशन करके इच्छित वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन कहते हैं दिए हुए संधारित्रों से इच्छित मान की धारिता वाला संधारित्र या धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। ये संयोजन का उद्देश्य रहेगा। तो अपन पहला ले रहे हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन। डायग्राम बना देते हैं पहले। फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ, आप कितने भी ले सकते हैं। यहाँ अपन एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, की जोड़ सकते हो। फिलहाल मुझे कॉम्बिनेशन से मतलब है, तो इतनी फॉर्मेलिटी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पहली धारिता, दूसरी धारिता और तीसरी धारिता C1, C2 और C3। ये इसकी प्रथम प्लेट हो गई जो परिपथ से जुड़ी है या बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी है। दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी है। तो इस तरीके से अपन कहते हैं यहाँ पे जुड़ाव आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल या परिपथ का एक सिरा कह सकते हैं, और प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी है, और तीसरा या अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट परिपथ के दूसरे सिरे या ऋण टर्मिनल से जुड़ी है। ये हो जाती है एक कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। वैसे इसको आपको PDF और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लैंग्वेज वगैरह लिखनी है। यहाँ मैं फिलहाल इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और इसकी डेफिनेशन और आमतौर पे पूछी भी नहीं जाती है। हाँ, अगर आपको बड़ा सवाल पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन की, तो अपन उसमें डेफिनेशन से ही शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे अपन बैटरी की वोल्टेज बता देते हैं भाई V। हम जानते हैं यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब यहाँ पे धारा का मान तो समान होगा, करंट सेम होगा,
और धारा समान होने का मतलब आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। धारा समान मीन्स चार्ज सेम होगा। और पोटेंशियल जो है, इन पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अलग अलग होंगे, V1 V2 एंड V3 हो जाएंगे। तो जैसे मैं इसकी बात करूं, प्लस है तो ये कैसे चार्ज होगी, प्लस चार्ज हो जाएगा। ये माइनस है, अच्छा ये आउटवर्ड नहीं होकर अपने को इनवर्ड बताना चाहिए। देखो ये प्लस चार्ज की वजह से ये प्लेट कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, और प्रेरण के कारण ये हो गया ऋणावेश। और इसका जो प्लस आवेश है वो इस प्लेट पर आ जाता है, फिर प्रेरण के कारण ये माइनस चार्ज हो गया, फिर इधर का प्लस चार्ज तीसरी प्लेट को मिल गया और प्रेरण के कारण माइनस, और इधर का प्लस चार्ज बैटरी के नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से आवेश यहाँ पे बिल्कुल समान है। जैसे इस पर अपन चार्ज कहें तो प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर भी वही प्लस क्यू और माइनस क्यू, बिकॉज धारा समान है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब चार्ज अमाउंट यहाँ पे सेम है बिकॉज करंट सेम है, बट पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट रहेगा। अब इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने जो फॉर्मूला पीछे अपन ने पढ़ा है धारिता का फॉर्मूला क्या है, C=QV। और यहाँ अपन देख रहे हैं पोटेंशियल V जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं दिया गया जो विभव है ये अपन कह रहे हैं V1 V2 और V3 में डिवाइड होता है। तो अपन ये कह सकते हैं V=V1 + V2 + V3, V इज डिवाइडेड इन V1 V2 एंड V3। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि V क्या होगा, ठीक है भाई, जैसे C=Q/V बोला ना, तो V बराबर क्या कह सकते हैं, Q/C बोला जा सकता है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब मैंने कहा भाई धारिता की परिभाषा से क्या कहेंगे, धारिता की परिभाषा से देखो अपन ये कहते हैं कि C=Q/V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। लेकिन इसमें अपन एक इक्वी सर्किट बना देते हैं ताकि आप इक्वी कैपेसिटेंस की बात करें, इक्वी मतलब तुल्य धारिता, ये मैंने कह दी इसकी तुल्य धारिता, इसको मैं C सीरीज बोल देता हूँ, C इक्वी है। और यहाँ वापस बैटरी डिनोट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए अपने, करंट वही सेम चल रहा है, चार्ज अमाउंट भी अपन कहेंगे सेम। अब इसमें ऐसा है आप इसका पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल V ही बोलोगे, ठीक है, और चार्ज अमाउंट बिल्कुल +Q -Q है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर अपन बात करें इसमें इस फार्मूले की, तो आप सीधा सीधा यहाँ से V को क्या कहोगे, अब इसको मेरे को कहना पड़ेगा C सीरीज इजिकल्स, तो C सीरीज इजिकल्स Q/V, देन V इजिकल्स एम्प्लाइज V इजिकल्स क्या कहोगे भाई, Q/C सीरीज। तो इसी प्रकार ऐसे ही अपन कह सकते हैं, इक्वेशन 2 दे दिया मैंने, V1 V2 एंड V3 ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कह देंगे अपन Q/C1, Q/C2 एंड Q/C3, पर्टिकुलर जिस कैपेसिटेंस की अपन बात कर रहे हैं उसी के लिए अपन कह रहे हैं। अब यहाँ वापस अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले 1 की, ये दे दो आप 3 4 5 जितने भी आप कैपेसिटर यूज़ करो, मैंने 3 किए तो 3 कर दिए। अब इक्वेशन 1 में आप समीकरण 1 में 2 3 4 5 इनका यूज कर लो। तो जैसे ही मैं इनका यूज़ कर लेता हूँ तो क्या आएगा, V की जगह जैसे आ जाएगा आपके Q/C सीरीज इज इक्वल्स Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। Q आप देखो तो इसमें कैंसिल हो रहा है कॉमन आकर के, जैसे इन सब में अपन Q कॉमन निकालेंगे, इधर से Q कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा C सीरीज इज इक्वल्स 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये इस तरीके से अपने आ जाता है। ध्यान में रहे प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते हैं और समांतर क्रम में 1/, करके जुड़ते हैं इक्विवाइज, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें सीरीज में क्या होगा 1/, करके चलेगा और पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ेंगे, यानी C फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज C1 + C2 + C3। अब इसमें यदि n संधारित्र हो तो व्यापक रूप में कह दो भाई, n संधारित्र के लिए, व्यापक रूप में n संधारित्रों के लिए क्या कहेंगे,
1 अपॉन सी सीरीज इजिकल्स ये प्लस डॉट 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 1 अपॉन सी एन तक हो जाएगा, तो इसको अपन कह सकते हैं सिग्मा ऑफ आई इजिकल्स 1 टू एन 1 अपॉन सी आई, ये कहा जा सकता है। यानी प्लस डॉट 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 करके 1 अपॉन सी एन, जिसको मैंने सिग्मा के रूप में रीअरेंज कर दिया, ये अपने को मिल जाता है। अब इसमें स्पेशल केसेज अपन कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे जो C1 C2 C3 वगैरह ये सब क्या हो बराबर हो तो क्या होगा, तो वो भी देख लो। स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। स्पेशल केस में पहला जैसे मैंने ले लिया, यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी सीरीज इजिकल्स 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी कितनी बार, n बार, तो हो जाएगा n बाई सी। तो सी सीरीज आ जाएगा c बाई एन, यानी धारिता n गुना घट जाएगी, धारिता n गुना घट जाती है। अपना जो फाइनल रिजल्ट है इसको आप लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दिए गए संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार और बता देता हूँ, दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, दिए गए संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और यदि अपन कहते हैं दिए गए सारे संधारित्र समान धारिता C के हों और इनकी संख्या n हो, तो अपन कहते हैं धारिता जो है तुल्य धारिता वो n गुना घट जाती है, यानी C बाई n हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी आप और जैसे स्पेशल केसेज है या फैक्ट है उनकी आप बात कर सकते हो। फैक्ट की जैसे मैं बात करूं तो फैक्ट में यहाँ पे अपने को दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो श्रेणी क्रम में, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, दो बात अपने को इसमें इंपॉर्टेंट देखनी है। कौन कौन सी दो बात, एक तो अपन कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टताएं भिन्न भिन्न होगी, वोल्टताएं भिन्न भिन्न होंगी, लेकिन आवेश समान होगा। वोल्टताएं भिन्न भिन्न, आवेश समान। अब अपन ये भी देख लेते हैं भाई वोल्टताएं भिन्न भिन्न है तो किस अनुपात में, आवेश तो चलो समान है तो 1:1 हो गया, ठीक है, आवेश समान है 1:1 ऐसे हो गया। बट वोल्टताएं किस अनुपात में होगी, तो वोल्टताएं अगर अपन देखें तो V इक्वल्स क्या आ रहा है भाई, Q/C1 Q/C, और Q कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो वोल्टताएं किस अनुपात में होगी, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती, यानी V प्रोपोर्शनल ऑफ 1/C। ध्यान में आ गया होगा, वोल्टताएं धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी धारिता ज़्यादा है तो वोल्टता कम होगी। तो आप साफ साफ कह सकते हैं यहाँ पे 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3 करके इनका रेशो रहेगा। जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या है, 1/C1 1/C2 1/C3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ C। तो ये थोड़ा सा इसमें फैक्ट वाइज अपन ने बात कर ली है। अब श्रेणी क्रम संयोजन का यूज कब हुआ, द यूज ऑफ या यूजेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कब इसका यूज होगा, तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब होता है जब अपने को दी गई धारिताओं का मान ज़्यादा हो और हमें उनसे कम धारिता प्राप्त करनी हो। तो फॉर रिड्यूसिंग ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कह सकते हैं कम धारिता के लिए, कम धारिता प्राप्त करने के लिए, जबकि दी गई धारिताएं क्या हो, अधिक मान की हो, जबकि धारिता अधिक हो, सॉरी पूरा लिख देता हूँ, जबकि दी गई धारिता गिवन कैपेसिटेंस, दी गई धारिताएं अधिक मान की हो, ये इसका यूज हो जाता है एक तरह से। तो ये हुआ ऑल अबाउट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा समांतर क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम हमने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। डायग्राम बना देते हैं इसमें। ये हो गया अपने समांतर क्रम संयोजन। फॉर एग्जांपल 3 ले रहा हूँ मैं। ये ध्यान रखना है आपको, सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटें परिपथ के एक सिरे से, सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटें परिपथ के दूसरे सिरे से कनेक्ट रहेगी। यहाँ अपन बैटरी जोड़ देते हैं। अब इसमें अपन कहेंगे यहाँ से तो धारा I आ रही है, बट यहाँ जाते जाते अपन कह रहे हैं ये थोड़ी क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है। तो I1, I2 एंड I3 बोला जाएगा, बट V यहाँ पे सेम रहेगा। पोटेंशियल सब पे ही क्या है, V है। कहीं पे भी बता सकते हैं, ये V यहाँ से यहाँ तक सब पे ही, बैटरी का हुआ या कैपेसिटर्स का हुआ सेम है। कैपेसिटर हो गए C1, C2, C3। अब यहाँ से अगर अपन कहें तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है I1 की वजह से, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, लेकिन ध्यान करना अमाउंट यहाँ पे चेंज है। ये है Q1 प्लस, तो प्रेरण के कारण माइनस Q1 हो जाएगा, प्लस Q2 तो माइनस Q2 प्रेरण के कारण, इधर प्लस Q3 माइनस Q3 प्रेरण के कारण, और इधर के जो प्लस चार्जेज है वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यहाँ से निकलेंगे। अब ये I1, I2, I3 वापस मिलके बन जाएगी I। अब यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप टोटल चार्ज बोलें Q, तो टोटल चार्ज Q जो है वो कितने में विभाजित हो रहा है, 3 पार्ट में विभाजित हो रहा है, Q1, Q2 एंड Q3। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक भी सर्किट बना देता हूँ साथ में इसका। ये हो गई तुल्य धारिता C पैरेलल वाली, इस पे प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज जो ये वाला है। अब यहाँ पे अपने को Q1, Q2 एंड Q3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। धारिता की परिभाषा से वही काम करना है। धारिता की परिभाषा C इक्वल्स Q बाई V। तो यहाँ अपन कह सकते हैं C पैरेलल के लिए सबसे पहले C फॉर पैरेलल इक्वल्स Q बाई V। लेकिन अपने को यहाँ पे Q ज्ञात करना है, तो Q के लिए अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। यहीं पे मैं बता देता हूँ सिंपल सा Q कैसे हो जाएगा। Q सीधा CV हो जाएगा, या Q इक्वल्स CV। तो Q क्या हो जाएगा, यहाँ अपन कहेंगे Q इक्वल्स CPV एंड Q1 इज C1V, Q2 इक्वल्स C2V, 1 2 3। उसके बाद Q3 इक्वल्स C3V। ये हो जाता है समीकरण 4। अब इनका अपन यूज़ कर लेते हैं। इसको अपन समीकरण, अच्छा एक इसको दे देते हैं, इनको दे दो आप 2 3 4 5। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वापस Q इक्वल्स समीकरण 1 में 2 3 4 एंड 5 से कह दिया मैंने। CPV इक्वल्स C1V प्लस C2V प्लस C3V। सिंपल सा V इसमें कॉमन आके कट जाता है तो आ जाएगा CP इक्वल्स V तो कट गया, V मैंने जैसे कॉमन निकाल दिया। ये C1, चलो एक सेकेंड इसको वापस लिख देते हैं। CPV इक्वल्स V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। फार्मूलेट है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो CP इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारिता, तुल्य धारिता दिए गए धारिताओं के योग के बराबर होगी।
समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता दी गई धारिताओं के योग के बराबर होती है। ये फैक्ट निकल जाता है हमने। अब वही बात स्पेशल केस की बात करता हूँ मैं। तो स्पेशल केस के लिए मैंने कह दिया, यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता Cp इक्वल्स C n टाइम्स है तो हो जाएगा NC, यानी धारिता n गुना हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपका समांतर क्रम संयोजन है ये दी गई धारिताओं से ज़्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका यूज मैं कह सकता हूँ यूज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, क्या यूज है भाई, यूज हो गया दी गई धारिताओं से अधिक धारिता का या अधिक धारिता प्राप्त करना। अच्छा, इसमें भी अपन कह सकते हैं, फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट में अपन ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, V का मान समान प्रत्येक धारिता के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन आवेश का मान Q का मान भिन्न भिन्न होगा। तो इसका तो 1:1:1 हो जाएगा भाई, V1 V2 V3 क्योंकि समान है। और आवेश का अनुपात, तो आवेश का अनुपात यहाँ से देख लो, Q1 C1V, Q2 C1V, तो V कट करके C1 C2 इस तरीके से, तो Q प्रोपोर्शनल C, यानी Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इक्वल C1 अनुपात C2 अनुपात C3 हो जाएगा। वापस बोल देता हूँ, V का मान समान है इसलिए वोल्टताओं के अनुपात होंगे 1:1:1 समान अनुपात में, जबकि आवेशों का अनुपात रहेगा धारिताओं के अनुपात में, यानी Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इज इक्वल्स C1 अनुपात C2 अनुपात C3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाता है अपने समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट। एक बात अपन इसमें और देख लेते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम का यूज। जैसे मैंने ये यूज बताया, अपन इसमें समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन का यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी अपन ये कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी क्या को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ इनमें अगर भरे हों संधारित्रों के बीच में, तो उनमें अपन श्रेणी समांतर क्रम संयोजनों का यूज करके आप धारिता उसकी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ किस तरीके से, कभी कभार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये एक संधारित्र दे दिया, ठीक है, और इसमें इस तरीके से सब्सटेंस भरे हुए हैं अलग अलग। ये मान लीजिए एप्सिलॉन R1 का है, ये एप्सिलॉन R2 का है, ये एप्सिलॉन R3 का है, इस तरीके से हैं। तो अपन इनको क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में मान लेंगे। इसको अपन क्या मानेंगे कि भाई संधारित्र कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे। समझ आ रहा होगा, इस तरीके से अपन मान सकते हैं। जैसे ये हो गया एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। तो इस कंडीशन में अपन समांतर क्रम संयोजन का यूज कर सकते हैं धारिता ज्ञात करने के लिए। जबकि अगर इस तरीके से दे दिया जाए एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, इस तरीके से दे दिया जाए, तो अपन क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का यूज कर लेंगे इस तरीके से। ये जैसे एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 के सब्सटेंस भरे हुए हैं, इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। यानी आपको एक संधारित्र दिया जाए जिसमें अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियां भर रखी है, तो अगर इस तरीके से भर रखी है तो समांतर क्रम संयोजन, और इस तरीके से भर रखी है तो श्रेणी क्रम संयोजन। कभी कभार कंबाइन भी पूछ लेते हैं। कंबाइन में क्या करते हैं, ये कर दिया जैसे, हाँ, एक ऐसे कर दी, दो ऐसे कर दी, ये इस तरीके से एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, इस तरीके से भी कर देते हैं। तो आप इनको श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन से हल कर सकते हैं, बट अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। फिलहाल अपन इनको एक बार देखते हैं, फिर ये भी देख लेंगे इनको अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी अपन अगले भाग में देखते हैं। ये उदाहरण के लिए देखो, मैं इस तरीके की एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताता हूँ श्रेणी क्रम का उपयोग करते हुए किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो,
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको समांतर क्रम के हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ। ये परावैद्युत पट्टियाँ हैं बीच में अलग अलग, अपन कहते हैं परावैद्युतांक वाली। थिकनेस इसकी हम मान लेते हैं T1 T2 T3 बराबर भी हो सकती है, वो स्पेशल केस में आ जाता है। मैं फ़िलहाल बराबर नहीं लेके चल रहा हूँ, तो T1 T2 T3 एप्सिलन R1 एप्सिलन R2 एंड एप्सिलन R3। तो इनकी धारिताएं क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले बात करता हूँ इसकी, तो C1, इसकी बात करें C2 और इसकी बात करूँ C3 इक्वल्स। तो अपने को पता है इनके फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं। धारिता होती है A एप्सिलन नॉट बाई डी और सब्सटेंस है तो A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R बाई डी। तो अपन कह देंगे यहाँ पे, अब देखो प्लेट का एरिया तो A है, वो तो सेम ही रहना है सबका ही, क्योंकि एरिया यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे A एप्सिलन नॉट, पहले वाले के लिए एप्सिलन R1 बाई, अच्छा D के लिए अपन बात करें, ये टोटल D है, लेकिन यहाँ पे D की जगह क्या लिया जाएगा, T1, क्योंकि यह थिकनेस कितनी है, T1 की है, इसमें T2 थिकनेस है, इसमें T3 थिकनेस है, इसलिए फिर बात कर ली हमने इसकी, तो A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R2 बाई T2, A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R3 बाई T3, इस तरीके से। अब इक्वी अपन कहते हैं बात इसकी तुल्य धारिता की, तो तुल्य धारिता के मिले ये D ही लिया है पूरा। यहाँ अपन एप्सिलन की फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एरिया की बात कर लेता हूँ A। और ये मान लीजिए कोई तुल्य धारिता है, तो तुल्य धारिता C क्या होगी ये मेरे को ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारिता C के लिए अपन कह सकते हैं C इक्वल्स क्या आएगा, देखो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अपने को इन्वर्स करके लेना पड़ेगा, ध्यान में आ गया होगा, 1/C करके लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे कहना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जिसमें आप यूज कर लीजिए, तो इन्वर्स करना है उल्टा हो जाएगा, देन 1/C इक्वल्स T1 अपॉन A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R2 प्लस T3 अपॉन A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R3। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/A एप्सिलन नॉट, तो 1/C इक्वल्स 1/A एप्सिलन नॉट आ गया कॉमन, अंदर बचा T1 अपॉन एप्सिलन R1 T2 अपॉन एप्सिलन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलन R3। इन्वर्स कर दो तो C इक्वल्स आ जाएगा A एप्सिलन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलन R3। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड जो समांतर क्रम से जुड़ी रहेंगी। चलो समांतर क्रम संयोजन से जुड़ी इस प्रॉब्लम पे विचार कर लेते हैं। ये जैसे मैंने एक कैपेसिटर बना दिया है जिसमें इस्पात सब्सटेंस इस तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है भाई। ये हो जाता है एप्सिलन R1 एप्सिलन R2 एप्सिलन R3। अब प्लेट का एरिया चेंज हो जाएगा, A1 A2 A3, अलग अलग एरिया होंगे, बराबर भी ले सकते हैं अगर दिए हों तो बराबर। इधर भी वही बात है, A1 A2 एंड A3, बीच की डिस्टेंस हो गई D। इक्वी की बात यहीं पे ही कर लेता हूँ, आगे वैसे करनी पड़ेगी। D डिस्टेंस A कैपेसिटेंस एंड इसकी धारिता अपन बात कर ली क्या, C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 C2 C3 इनको मान लिया मैंने जो पैरेलल में जुड़े हैं। एक दो तीन C1 C2 C3, प्लेट का एरिया A1 A2 A3, इसमें एप्सिलन R1 सब्सटेंस है, इसमें एप्सिलन R2, इसमें एप्सिलन R3 डाइलेक्ट्रिक वाला सब्सटेंस भरा हुआ है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले C1 C2 C3 की। तो C1 C2 एंड C3 की वैल्यूज क्या क्या होने वाली है, वही सूत्र है अपना A एप्सिलन नॉट एप्सिलन R बाई डी। अब यहाँ बात करें तो A1 कहना पड़ेगा, A1 एप्सिलन नॉट एप्सिलन R1 बाई डी, क्योंकि यहाँ पे
ये डिस्टेंस जो है वो सबके लिए क्या है, कॉमन डी ही रहेगी, सबके लिए डी है, डी डी, डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, सेपरेशन वैसा का वैसा रहेगा। अब दूसरे के लिए बात करी, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बाई डी, A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 बाई डी। सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं इनको, तो सी इजिकल सबको ऐड करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। अब अगर एरिया बराबर दिया है तो बराबर ले सकते हो, एप्सिलॉन आर बराबर दिए हैं तो वो स्पेशल केस में आ जाता है, जो जो स्पेशलिटी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने श्रेणी और समांतर क्रम पे आधारित प्रॉब्लम्स देख लिए किस तरीके से सॉल्व की जाती है।